नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में इसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में सेक्शन बी की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान की विशेषताएं और प्रस्तावना। इससे पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में। तो आइए बिना देरी प्रारंभ करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की कोई 5 विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान पर बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसमें मात्रा कम या ज़्यादा होती रहती है, कहीं 4 विशेषताएं, कहीं 2 विशेषताएं, कहीं प्रमुख विशेषताएं, किसी न किसी रूप में यह प्रश्न रिपीट होता रहता है। तो हम लोग संविधान से संबंधित कोई भी 5 प्रमुख विशेषताएं ले लेंगे। जैसे हम लोग बता सकते हैं कि भारतीय संविधान संप्रभुता संपन्न संविधान है, भारतीय संविधान लिखित संविधान है, भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता और समाजवाद जैसे लक्ष्यों को अपनाया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत विश्व शांति को प्रोत्साहित करने वाले तत्व समेटे गए हैं। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक तत्वों का मिश्रण है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। तो हम लोग कोई भी 5 पॉइंट बता देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लिए हैं 5 प्रमुख बिंदु। उनमें से पहला बिंदु है संप्रभुता संपन्न संविधान। भारतीय संविधान संप्रभुता संपन्न है, यानी भारतीय संविधान का आधार है प्रभु सत्ता, और यह प्रभु सत्ता की शक्ति प्राप्त इसलिए हुई है कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया गया और संविधान निर्मात्री सभा में जो सदस्य निर्वाचित थे वे जनता के द्वारा निर्वाचित थे, भले ही वह अप्रत्यक्ष रूप से थे। इस प्रकार से भारतीय संविधान को संप्रभुता प्राप्त हो जाती है। और दूसरा इस रूप में भी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्घोषित किया गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि संविधान की सर्वोच्चता भारत में स्वीकार की गई है, संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। इस तरह से भारत का संविधान कैसा है? संप्रभुता संपन्न संविधान है और ये शक्ति दी है भारतीय जनता ने। अगली विशेषता हम लोग लेंगे एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत मिश्रण भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था को तो अपनाया ही गया है, उसके साथ साथ केंद्र को बलवान, शक्तिवान यानी मजबूत करने का प्रयास भी किया गया है। इसीलिए यहाँ संघात्मक तत्वों के साथ साथ एकात्मक तत्वों को ग्रहण किया है। भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता कनाडा से ग्रहण की है और वहाँ पर जैसे केंद्र शक्तिशाली है, उसी प्रकार से केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाते हुए राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। तो मिले जुले गुण हम लोगों को दिखाई देते हैं जो एकात्मक और संघात्मक दोनों तत्वों को स्पष्ट करते हैं। जैसे सर्वोच्च संविधान है, वह कैसा है? संविधान की सर्वोच्चता वाला संघात्मक लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी संघात्मक शासन विशेषता का व्यवस्था का लक्षण है। इसी प्रकार से इकहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वह एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है, जबकि राज्यपाल का पद और आपातकाल ये भी एकात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है विश्व शांति का समर्थक। भारतीय संविधान के अंतर्गत उन प्रावधानों को स्वीकार किया है या भारत ने अपने विदेश नीति के संचालन में उन प्रावधानों या उन तत्वों को स्वीकार किया है जो विश्व शांति का समर्थन करते हैं। और भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि भारत सदा सर्वदा अपनी विदेश नीति का इस प्रकार से संचालन करेगा कि वह दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। और ऐसी स्थितियां यदि भारत के लिए होती है, यदि भारत के आंतरिक मामलों में किसी दूसरे देश के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए तो भारत उसे कतई बर्दाश्त नहीं करे। और भारत अपनी वैदेशिक नीति का संचालन करता है गुटनिरपेक्षता,
तथा पंचशील के सिद्धांतों के द्वारा। तो भारत सदा सर्वदा इस बात को प्रोत्साहित करता है कि यदि कहीं विवाद की स्थिति होती है तो उसे मध्यस्थता के द्वारा सुलझाया जाए और सभी देशों के साथ सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता की विशेषता, यानी भारत का कोई धर्म नहीं होगा, राजकीय धर्म नहीं होगा और यह देश सभी धर्मों से निरपेक्ष रहकर अपने कार्य का संचालन करेगा और यहाँ रहने वाले सभी अनुयायियों को, यानी सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्मों का अनुसरण करने, प्रचार प्रसार करने, पूजा अर्चना करने या अपना विश्वास या मत के अनुसार धार्मिक आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। तात्पर्य है कि भारत के संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा न्यायपालिका के द्वारा की जाएगी और साथ ही साथ न्यायपालिका प्रजातंत्र की भी रक्षा करेगी। और यदि कभी ऐसी स्थितियां आती है कि प्रजातंत्र पर और संविधान की सर्वोच्चता पर आंच आती है, यानी कुछ असंवैधानिक कार्य होता है, तो वहां पर न्यायपालिका सक्रिय होकर निष्पक्ष और स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों का संपादन करेगी। इन विशेषताओं को हम लोगों ने चैप्टर पढ़ते टाइम डिस्कस किया है। यदि आप लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया मेरे वीडियोस की विजिट करिए और उनको देखिए ताकि आप लोगों को इन प्रश्नों का हल करने में बहुत आसानी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा है, संविधान में वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? देखो बिल्कुल सिंपल सा है, वयस्क होने पर मत देने का अधिकार प्राप्त होना ही क्या है? वयस्क मताधिकार है। और भारतीय संविधान में इस प्रावधान को इस प्रकार से स्वीकार किया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय या किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। किस स्थिति में? मत देने की स्थिति में, मताधिकार प्राप्त होने की स्थिति में। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कहा जा सकता है कि वयस्क मताधिकार वह प्रावधान है जो प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को प्राप्त है। यानी इसके लिए किसी भी आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष सभी को समान रूप से इस अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। और वर्तमान में इसकी आयु सीमा कितनी है? 18 वर्ष है। मूल संविधान में इसकी आयु सीमा थी 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और जिसमें पूछा है, पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है? यानी राज्य धर्म के प्रति निरपेक्ष हो। यह प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इससे तात्पर्य यह है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और नए राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष का पक्ष पोषण किया जाएगा, यानी उसके संवर्धन के लिए प्रयास किया जाएगा। राज्य में निवास करने वाला प्रत्येक नागरिक अपना धार्मिक व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है। अपना विश्वास, अपनी पूजा अर्चना या अपना मत किसी भी धर्म के प्रति अपनाने के लिए स्वतंत्र है और उसका अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता नागरिकों को प्रदान की गई है। वह पंथ निरपेक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही उपलब्ध करवाई गई है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग कर देंगे। पूछा है, प्रस्तावना को लिखिए। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे हम लोगों को बताना है, उसे हमें लिखना है। तो हम लोग बताएंगे प्रस्तावना, जिसे क्या कहते हैं? उद्देशिका। इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
प्रत्येक बच्चे को संविधान की उद्देशिका यानी संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल याद होनी चाहिए। इसमें न केवल भारतीय संविधान के प्रमुख आदर्शों का उल्लेख किया गया है, अपितु जब हम संविधान की प्रस्तावना याद कर लेते हैं तो संविधान की विशेषताओं को भी हम लोग याद कर लेते हैं। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते और मोस्टली पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, याद कर लेंगे आप लोग। ओके, बढ़ते हैं आगे। और जिसमें पूछा गया है कि संविधान में आपातकालीन उपबंधों से संबंधित अनुच्छेद बताइए। देखो, संविधान में आपातकालीन संबंधित हम लोगों ने जो अनुच्छेद पढ़े वह पढ़े 352, 356 और 360। अब 352 के तहत संपूर्ण देश में या देश के किसी भूभाग में आपातकाल लगाया जाता है। किस स्थिति के अंतर्गत? इसके अंतर्गत 3 स्थितियां होती है: युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। यदि ये 3 स्थितियां होती है तो संपूर्ण देश में या उसके जिस भूभाग से ये घटनाएं प्रभावित हो रही है, वो भूभाग प्रभावित हो रहा है इन घटनाओं से, वहां पर आपातकाल लगाया जाता है। तो देश में आपातकाल लगाया जाता है, वह है अनुच्छेद 352। जब राष्ट्रपति को किसी स्रोत के माध्यम से या राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के माध्यम से यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य का यानी देश की किसी इकाई का, प्रांत का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा या संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, उस स्थिति के अंतर्गत उस राज्य में या एक से अधिक राज्यों में भी एक साथ लगाया जा सकता है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तीसरी स्थिति है अनुच्छेद 360 के तहत, जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि देश की वित्तीय साख को खतरा हो गया है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, आर्थिक मंदी की स्थिति हो गई है, जिसे कहते हैं वित्तीय संकट, वित्तीय आपातकाल की स्थिति आ गई है, तो उस स्थिति के अंतर्गत देश में अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। इसमें वित्तीय नियंत्रण किया जाता है और इन दोनों में शासकीय नियंत्रण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इन चीजों का हम लोग आपात उपबंधों के अंतर्गत उल्लेख कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा है भारतीय संविधान में कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। इस वाक्य पर टिप्पणी कीजिए, बताइए। देखो, भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में परिवर्तन कठोर प्रावधानों के साथ में और लचीले प्रावधानों के साथ में, यानी आसान प्रावधानों के साथ किया जा सके, उसी को कहा जाता है भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। यह भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। इसका हम लोगों ने जो ग्रहण किया है उसमें जो कठोर प्रावधान है वे भारत ने अमेरिका से ग्रहण किए हैं और लचीले प्रावधान ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं, यानी आसानी से परिवर्तन किए जाने वाले, संशोधन किए जाने वाले प्रावधान। भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 368 में 2 विधियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन संविधान में संशोधन करने के लिए सामान्यतः 3 विधियों का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं। पहली विधि है साधारण बहुमत विधि। जब संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया जाता है और संविधान में संशोधन हो जाता है, तत्पश्चात राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है और संविधान में संशोधन हो गया। यह प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया विशेष बहुमत प्रक्रिया कहलाती है। इसमें प्रत्येक सदन के उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के साथ ही प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। यह विशेष बहुमत का प्रावधान है और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे तो संविधान का संशोधन हो जाता है। परंतु यदि कोई मसला ऐसा हो जिसमें राज्यों से संबंधित बात हो, राज्यों से विचार विमर्श करना या राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक हो, जिसमें जैसे उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54, 55, अनुच्छेद 73, 162,
241 स्वयं अनुच्छेद 368 7वीं अनुसूची और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कोई बात होती है तो उस समय इस विशेष बहुमत यानी प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत, साथ ही उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधानमंडलों की भी स्वीकृति होनी चाहिए। तत्पश्चात राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा और तब जाकर संविधान संशोधन होगा। तो इस तरह से यह प्रावधान कैसा है? कठोर प्रावधान है। और संसद के साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन कैसा है? वह लचीला संशोधन है। ठीक है, तो इस बात का हम लोग उल्लेख कर देंगे कि भारतीय संविधान में लचीले प्रावधान भी है और भारतीय संविधान में संशोधन के कठोर प्रावधान भी है। बढ़ते हैं आगे, जिसमें पूछा गया है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य से क्या अभिप्राय है। देखो, दो शब्द हैं, लोकतंत्र और दूसरा है गणराज्य। अब हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना हुआ शासन होता है, और जनता के द्वारा चुना हुआ यह शासन जनता के हित में और जनता के लिए निर्णय करता है, जनता के कल्याण के लिए शासन करता है। तो इस प्रकार से शासन व्यवस्था कौन सी हुई? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जहां अंतिम प्रभुसत्ता या अंतिम शक्ति का स्रोत क्या है? जनता है। यानी सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए है, और जो प्रतिनिधि जनता ने अपने लिए चुने हैं वे जनता के प्रति निरंतर उत्तरदायी है। इसीलिए कहा गया है कि सत्ता का अंतिम स्रोत कौन है? जनता है, क्योंकि वे जनता के प्रति उत्तरदायी इसलिए है कि जनता ने उसे चुना है और जनता ने उन्हें अपने कार्य के लिए नहीं अपितु जनता के कार्य के लिए चुना है। तो यह तो क्या क्लियर हो गया? लोकतंत्र। पूछा है अगला कि गणतंत्र क्या है या गणराज्य क्या है। अब भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। गणतंत्र शब्द से दो अर्थ निकलते हैं। देखो, इसका शब्द के अर्थ को समझते हैं। गणतंत्र, गण यानी जनता और तंत्र यानी शासन। तो शाब्दिक यदि हम अर्थ निकालें तो जनता का शासन। इससे तात्पर्य यह है कि जो शासन का प्रमुख होता है, देश का प्रमुख होता है, वह जनता के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। आनुवंशिक पद प्राप्त कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। तो शासन व्यवस्था कैसी हुई? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और दूसरा जनता का शासन ये इस रूप में है कि जनता के यानी नागरिकों को प्रत्येक पद प्राप्त करने के लिए, साधारण से साधारण और राष्ट्रपति तक का पद, प्रत्येक पद प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है। ऐसे अवसरों में विभिन्नता नहीं की जाती। अर्थात गणराज्य से तात्पर्य है कि राष्ट्राध्यक्ष जो सर्वोच्च शक्ति प्राप्त पद है उसका निर्वाचन जनता के द्वारा हो और प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक पद प्राप्त करने की स्वतंत्रता हो बिना किसी भेदभाव के। यही क्या है? गणराज्य। और भारत कैसा है? गणराज्य है। यहाँ गणतंत्र है। पूछा है अगले प्रश्न में कि प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। देखो, समाजवाद शब्द अत्यंत विशाल है, बहुत ही गहन अर्थ है इसका। इस शब्द को अपनाया गया भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, लेकिन इसके जो मूलभूत लक्ष्य थे वे पहले से ही भारतीय संविधान में आत्मसात थे, अपनाए हुए थे। इस शब्द से तात्पर्य यह होता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है यानी सार्वजनिक उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर संपूर्ण समुदाय का यानी सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व होना चाहिए, और राज्य के उत्पादन में, राज्य की आय में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए तथा राष्ट्रीय धन का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, और समाज में जो अमीर व गरीब का जो भेद है, यह विषमता है, वह कम किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए ताकि आर्थिक विषमता को कम किया जा सके, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और उसे
अवसरों की सुलभता होनी चाहिए। यही क्या है, समाजवाद का प्रमुख ध्येय है। अब बढ़ते हैं हम लोग निबंधात्मक प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संविधान की संपूर्ण विशेषताएं जिनको हमने डिस्कस किया है आप लोगों को बताना है। निबंधात्मक प्रश्नों को हम यहाँ पर हल नहीं करते हैं, बल्कि आपको स्वयं हल करना होता है, और आप जानते ही हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इनको हल करने से आपकी सोचने की क्षमता, आपकी समझने की क्षमता, खोजने की क्षमता और आपके विचार क्षमता का विकास होता है। साथ ही साथ आपकी निबंध लेखन क्षमता का भी विकास होता है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, और यदि फिर भी किसी प्रकार की परेशानी होती है तो मेरी वीडियोस विजिट कीजिए और यहाँ पर आप समझिए, उसके बाद आप इस प्रश्न को हल कीजिए। बताना है हम लोगों को भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। एक ही बात पूछी है, सिंपल सी। तो हम लोगों को केवल संविधान की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो हम बताएंगे कि भारत का संविधान विशाल संविधान है, लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, विश्व शांति का समर्थक संविधान है, संपूर्ण संप्रभुता संपन्न संविधान है, और यह एक विलक्षण दस्तावेज है। साथ ही साथ संविधान की एक प्रस्तावना भी है, जिसमें साथ ही उसमें संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी राज्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में एकात्मकता के साथ साथ संघात्मक तत्वों को भी अपनाया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। वयस्क मताधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और हमारा संविधान का प्रमुख ध्येय है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसीलिए यहाँ पर अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को भी अपनाया गया है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। क्लियर है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा है भारतीय संविधान की विशेषताएं भारत को विश्व के सफलतम लोकतंत्रों में से एक बनाने में सहायक सिद्ध हुई है। यानी भारतीय संविधान की उन विशेषताओं को बताएंगे जो यह सिद्ध करती है कि भारत विश्व का सफलतम लोकतंत्रों में से एक लोकतंत्र है। यानी लोकतंत्र को सबल करने वाले उन प्रमुख तत्वों को बताएंगे जो भारतीय संविधान की विशेषताओं में समाहित है। तो हम बताएंगे भारत के संविधान में उल्लेखित किया गया है जनता का शासन, यानी यहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है। इसके माध्यम से अंततोगत्वा शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और शासन पर जनता का लगातार नियंत्रण होता है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। इसी प्रकार से जनता के हित में मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है, जो जनता को अधिकार प्रदान करने के साथ साथ ही जनता के लिए अधिक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार से हमारे शासन व्यवस्था को अधिक कल्याणकारी भावना से युक्त संविधान अपनाया गया है। संविधान में स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित व्यवस्था को उल्लेख किया गया है और स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो न केवल संविधान का संरक्षण करती है अपितु प्रजातंत्र का भी रक्षा करती है। इसी प्रकार से संविधान में जो अपनाए गए प्रावधान हैं उसमें विश्व शांति का समर्थन किया गया है और इसके माध्यम से भी जनता के कल्याण की पैरवी की गई है। इसी प्रकार से यहाँ रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान यानी पंथ निरपेक्ष राज्य का प्रारूपण किया गया है। तो इन सारी बातों को बताएंगे जो न केवल यह सिद्ध करती है कि भारतीय संविधान एक विशिष्ट संविधान है, साथ ही साथ यह भी सिद्ध करती है कि इन विशेषताओं के साथ भारत का जो लोकतंत्र है वह विश्व के सफलतम लोकतंत्रों में से एक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है, समझाइए। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी कभी संविधान में कोई मसौदा या ऐसा वाद उत्पन्न हो जाता है जो संविधान के अंतर्गत क्लियर नहीं हो पाता है, कोई कानूनी ऐसा पेच फंस जाता है, उस स्थिति के अंतर्गत संदर्भ लिया जाता है प्रस्तावना का। और प्रस्तावना संविधान का
प्राण है, संविधान की आत्मा है और संविधान की राजनीतिक कुंडली है, जिसमें संविधान के आदर्शों को, संविधान के मूलभूत मूल्यों को और उन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जिनका नियम और जिनके कानून संविधान के अंतर्गत उल्लेखित हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है। कैसे? संविधान में उल्लेखित किया गया है, प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है, हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं किसे? संविधान को। इस प्रकार से संविधान संप्रभुता संपन्न बनता है और वह शासन व्यवस्था जो इस देश की शासन व्यवस्था का संचालन कर रही है, यानी सरकार, वह भी क्या? संप्रभुता शक्ति का निर्वहन करती है और अंतिम संप्रभुता जनता के अंतर्गत निहित है। तो संविधान में अपनाए गए हैं लोकतंत्रात्मक प्रावधान इस बात को सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो ये संप्रभुता का उद्घोष सिद्ध हो जाता है इन शब्दावलियों से। इसी प्रकार से अगली जो वाक्य है वह यह है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति का ध्येय निश्चित किया गया है और जनता को राजनीतिक अधिकार, सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, समाजवाद, आर्थिक न्याय जैसे जो कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान के अंतर्गत अपनाए गए हैं, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्थिक सामाजिक कल्याण की जो बातें की गई हैं, वे सामाजिक आर्थिक न्याय की जो बात प्रस्तावना में की गई है उसी की पूर्ति करने के प्रमुख साधन हैं। इसी प्रकार से विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है और ये सारे प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में, अवसरों की स्वतंत्रता के रूप में, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक आचरण करने की स्वतंत्रता के रूप में उपलब्ध करवाए गए हैं संविधान के अंतर्गत। इसी प्रकार से प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यह बातें भी संविधान में उल्लेखित हैं। इसी प्रकार से राष्ट्र की एकता और अखंडता का लक्ष्य संविधान में रखा गया है। तो संघात्मक तत्वों के साथ साथ एकात्मक तत्व हमारे संविधान में अपनाए गए हैं, संविधान की प्रमुख विशेषता है और इनका ये लक्ष्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्घोषित किया गया है। साथ ही हम लोग बात करते हैं कि भारत हमेशा विश्व शांति की बात करता है, तो वह हमेशा कैसा चाहता है? शांति बने रहे, आंतरिक मामले में भी और बाह्य मामलों में भी, प्रत्येक स्तर पर वह बात करता है एकता, अखंडता और बंधुत्व की। इसी प्रकार से व्यक्ति की गरिमा और की भी बात करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य है कि व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्ति हो और व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन का निर्वहन कर सके इस समाज व्यवस्था के अंतर्गत, इस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। तो ऐसे सारे प्रबंध भारतीय संविधान में विभिन्न अधिकारों के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए हैं, प्रदान किए गए हैं नागरिकों को। इसी प्रकार से संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना का ध्येय भी निश्चित किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो हमारे समाज में समाजवादी और तो हमारे संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना से संबंधित प्रावधानों को भी अपनाया गया है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का सार प्रस्तुत करती है। इस तरह से बच्चों ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।